स्वागत है एक बार फिर से। आज देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का एमसीक्यू पार्ट 2। अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं, जिसमें से लगभग 25 क्वेश्चन को कराया गया है, तो उसे ज़रूर देख लें। तो पहला प्रश्न शुरू होता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रश्न है कि भारत के संविधान में 42वें संशोधन ने प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से परे कर दिया। दूसरा कथन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान में 99वें संशोधन को न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन माना। कहता है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका उत्तर होगा केवल दो में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान में 99 जो संशोधन हुआ उसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन माना। कथन एक गलत क्यों है? क्योंकि भारत के संविधान में 39वें संशोधन ने प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से परे कर दिया, ना कि 42वें संशोधन में। तो अगर यहाँ पर 39वें संशोधन होता और 39वें संशोधन होता तो ये भी सही हो जाता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है कि भारतीय संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है जिसमें ढेर सारे कानूनी खंड हैं। कारण है, हमारे संविधान ने अनिश्चितता और मुकदमेबाजी को कम करने के लिए तुलनात्मक प्रावधानों की व्याख्या करते हुए कहीं और किए गए न्यायिक निर्णयों के संशोधित परिणामों को शामिल किया। तो निम्नलिखित कोड के अनुसार उत्तर को अंकित करें। तो इसका उत्तर होगा ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 13वां प्रश्न है, भारतीय राजनीति में निम्नलिखित में से कौन सी एक आवश्यक विशेषता है जो यह दर्शाती है कि यह संघीय चरित्र की है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के निर्माताओं ने सभी ज्ञात संविधान के कामकाज से प्राप्त संचित अनुभव को शामिल करने और उन सभी दोषों और खामियों से बचने की कोशिश की जिनकी उन संविधानों के प्रकाश में आशंका हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान अपने संबंधित स्रोत से मेल खाते हैं? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से ऑप्शन डी होगा समवर्ती सूची, जो कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन में। ब्रिटिश के संविधान से क्या लिया गया है? तो है संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली और विशेषाधिकार रीट, साथ ही संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीयता। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? तो राज्य के निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, पहला तो है समवर्ती सूची, फिर है व्यापार, वाणिज्य और मेलजोल की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का संविधान संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, गणतंत्र, मौलिक अधिकारों और लोकतंत्र के संबंध में मूल संरचना शब्द को परिभाषित करता है। भारत के संविधान न्यायिक समीक्षा के माध्यम से नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका उत्तर होगा केवल बी, जिसमें से दूसरा है, भारत का संविधान न्यायिक समीक्षा के माध्यम से नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। कथन एक गलत है क्योंकि भारत के संविधान में मूल संरचना को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। भारत का संसदीय लोकतंत्र ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, लेकिन दोनों के बीच एक सूक्ष्म अंतर है। अंतर को पहचानें। यहाँ पर 2 कथन दिया गया है। पहला है कि ब्रिटिश संसद संप्रभु है, लेकिन भारत में लोगों की शक्ति अंतिम अधिकार रखती है। फिर कहता है कि भारत में न्यायपालिका संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता की देखभाल कर सकती है, लेकिन ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता के कारण न्यायपालिका की समीक्षा शक्ति को सीमित करती है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को चुनें। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा, ए और आर दोनों सही है ना? ए और आर दोनों सही है। फिर देखते हैं कि अगला प्रश्न, संसदीय शासन प्रणाली वह है जिसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का केंद्र में प्रतिनिधित्व होता है। सरकार राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है और उसे राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। फिर कहता है कि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है और उनके प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि अनुच्छेद 75 कहता है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। सामूहिक उत्तरदायित्व भी होती है, जिसका अर्थ है प्रत्येक मंत्री की जिम्मेदारी पूरी परिषद की जिम्मेदारी होती है। 18वां प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली के गुणों की पहचान करें। पहला है, यह एक उत्तरदायी सरकारी शासन व्यवस्था है, शासन स्थापित करती है। दूसरा है, सभी वर्गों का व्यापक प्रतिनिधित्व। तीसरा है, कार्यपालिका विधायिका का एक हिस्सा होती है। और फिर है, विधायिका और कार्यपालिका में सत्ता का पृथक्करण होता है। तो इसमें से उत्तर बी कहा गया है कि कितने कथन सही हैं? तो 2 कथन सही है। इसका एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं कि कौन कौन से कथन सही हैं। कथन 1 सही है क्योंकि कार्यकारी शक्ति एक परिषद में निहित होती है, किसी एक व्यक्ति में नहीं। कार्यपालिका को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा विधायिका द्वारा हटाया जा सकता है।
फिर कहता है कथन 2 सही है, समाज का व्यापक प्रतिनिधित्व संभव है और प्रधानमंत्री मंत्रियों का चयन करते समय इन आदर्श को बढ़ावा दे सकते हैं। कथन 3 गलत है, क्योंकि कार्यपालिका विधायिका का एक हिस्सा है और दोनों काम में अनुनाश्रित संबंध है, इसलिए विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य है। कथन 4 भी गलत है, क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका शक्ति का इतना सख्त पृथक्करण नहीं करती, इसलिए यह प्रणाली शक्ति का पृथक्करण की भावना के विरुद्ध है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह सरकार और राज्य दोनों का प्रमुख होता है। वह 5 साल के निश्चित कार्यकाल के लिए एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति कांग्रेस यानी कि अमेरिकी संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। राष्ट्रपति कांग्रेस के निचले सदन को भंग कर सकता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन गलत हैं? तो इसका ऑप्शन होगा बी, केवल 2। एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कथन 1 सही है, यानी कि वह सरकार और राज्य दोनों का प्रमुख होता है। फिर कथन 2 गलत है ना, वह 4 साल के लिए चुना जाता है, ना कि 5 साल के लिए। अगला है एक्सप्लेनेशन, कथन 3 सही है और कथन 4 गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास प्रतिनिधित्व सभा को भंग करने की शक्ति नहीं होती है। 20वां प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली के बारे में गलत विकल्प की पहचान करें। 4 ऑप्शन में पहला है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने अधिक स्थिरता के बजाय अधिक जिम्मेदारी को प्राथमिकता दी। दूसरा है, संविधान निर्माता विधायिका और कार्यपालिका के बीच सेतु से बचना चाहते थे। तीसरा है, भारतीय संविधान संसद को संप्रभुता प्रदान करता है। फिर है, भारत में प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो सकता है। तो इसका उत्तर होगा सही, गलत विकल्प की पहचान करने का है, तो ये होगा सी, भारतीय संविधान संसद की संप्रभुता प्रदान करता है। इसका कथन 1 सही है, यद्यपि संसदीय प्रणाली नीति और शासन की अस्थिरता रखती है। कथन 2 भी सही है। कथन 3 जो गलत है वो गलत क्यों है? ब्रिटिश संविधान संसद की संप्रभुता प्रदान करता है। भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है ना। कथन 4 सही है, भारत में प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो सकता है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को निचले सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न को देखते हैं कि संसदीय प्रणाली के लाभों की पहचान करें। कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से काम करती है। नीति की स्थिरता और निरंतरता अधिक कुशल होती है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकार के मुखिया को चुनाव के बिना नहीं बदला जा सकता। तो लाभों की पहचान करने को कहता है, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन सी सही मिलेगा। कथन 1 गलत है, क्योंकि कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर निर्भर होकर काम करते हैं, ना कि स्वतंत्र है। यहाँ पर बोल रहा है कि ये एक दूसरे को स्वतंत्र नहीं, एक दूसरे पर निर्भर है। कथन 2 गलत है, नीति की स्थिरता और निरंतरता कुशल नहीं है, क्योंकि सरकार हर 5 साल में बदलती है और इसे समाप्ति अवधि में भी बदला जा सकता है। कथन 4 गलत है, क्योंकि भारत में सरकार के मुखिया को आसानी से बदला जा सकता है ना। यहाँ पे कहता है कि सरकार के मुखिया को चुनाव के बिना नहीं बदला जा सकता, जबकि ऐसा नहीं है, उसे बदला जा सकता है जब उसके पास बहुमत साबित नहीं हो, करने की शक्ति नहीं हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वेस्टमिनिस्टर शासन प्रणाली के अंतर्गत विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। फिर कहता है, राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका है और उसे प्रधानमंत्री की कार्यपालिका है। राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री नाम मात्र की कार्यपालिका है। ऊपर वर्णित कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर कहता है ना तो 1 ना ही 2। क्यों? 1 गलत इसलिए है कि वेस्टमिनिस्टर शासन प्रणाली या संसदीय प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालिका नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि कथन 2 गलत है, राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है। प्रश्न है, संसद द्वारा विशेष बहुमत से संविधान में बड़े बदलाव करने के मार्ग में एक बड़ी बाधा न्यायिक रूप से नवीन सिद्धांत है, जिसे केवल तभी समाप्त किया जा सकता है जब केशवानंद मामले में 13 न्यायाधीशों की पीठ से बड़ी है ना पीठ उस मामले में निर्णय को पलटने के लिए तैयार हो। निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान उपर्युक्त कथनों से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा मूल संरचना। इसका एक्सप्लेनेशन पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य प्राधिकरण के हितों की रक्षा के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करती है। दूसरा है, वह व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य प्राधिकरण को प्रतिबंधित करती है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसमें से केवल 2। अब इसमें से क्या क्या है? कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है, क्योंकि संवैधानिक सरकार का अर्थ है कि एक ऐसी सरकार जो संविधान के सर्वोच्च आदर्शों की रक्षा के लिए संसद के अधिकार को सीमित करती है, जो भारत के लोगों में अधिकार प्राप्त करती है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान राज्य सूची पर संघ सूची और राज्य सूची पर संवर्ती सूची का प्रभुत्व सुरक्षित करता है। दूसरा है, राष्ट्रपति शासन के तहत बनाया गया कानून राष्ट्रपति शासन समाप्त होने पर अस्तित्व में नहीं रहता। तो इसमें से केवल 1 सही है। तो कौन सा है? कथन 1 सही है।
और कथन 2 गलत है। कथन 2 गलत क्यों है कि राष्ट्रपति शासन के बाद भी कानून लागू रहता है, लेकिन राज्य विधानमंडल द्वारा कानून को बाद में निरस्त या परिवर्तित किया जा सकता है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संसद को एक सरल प्रक्रिया द्वारा राज्यों को पुनर्गठित करने का अधिकार दिया, जिसका सार यह है कि प्रभावित राज्य अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन संसद की इच्छा का विरोध नहीं कर सकते। कारण, भारत सरकार अधिनियमों के तहत प्रांतों का समूहन लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई विभाजन के बजाय ऐतिहासिक और राजनीतिक कारणों पर आधारित था। उत्तरों को निम्नलिखित कोड के अनुसार चिन्हित करें। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। देखते हैं संघ और उसके क्षेत्र, ये अलग चैप्टर है। अनुच्छेद 1 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का समूह नहीं बल्कि राज्यों का संघ होगा। दूसरा है कि संविधान सभा ने देश के नाम के संदर्भ में एकमत दिखाई। तीसरा है भारत का संघ भारत के क्षेत्र की तुलना में एक व्यापक अभिव्यक्ति है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो ये सिर्फ एक सही है। अब 2 गलत क्यों है? तो इसके बारे में संविधान सभा में एकमत नहीं था, इसलिए दोनों नामों को अपनाया गया, क्योंकि इंडिया और भारत। कथन 3 गलत है कि भारत संघ में केवल संघीय प्रणाली के सदस्य या केंद्र के साथ साझा किए गए राज्य शामिल हैं। भारत के क्षेत्र में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और वे क्षेत्र शामिल हैं जिन्हें सरकार भविष्य में हासिल कर सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। इस शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, राज्यों के संघ शब्द से केंद्र शासित प्रदेशों को बाहर रखना। फिर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन कहता है कि भारतीय संघ और उनके क्षेत्रों का उल्लेख भाग 1 अनुच्छेद 1 से 5 में किया गया है। भारत का संघ हमेशा भारत के क्षेत्र से बड़ा होता है, जैसा अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 3 के कारण भारत को अनिवासी संघ और विनाशकारी राज्य कहा जाता है। फिर है, अनुच्छेद 2 और 3 के लिए संसद के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। संसद को भारत या उनके राज्यों की सीमा को बदलने का अधिकार है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो इसमें से केवल 3, 4 और 5 को सही माना गया है। इसका एक्सप्लेनेशन को आप पॉज करके देख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमा का उल्लेख संविधान की दूसरी अनुसूची में किया गया है। फिर कहता है, 1960 का 9वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 368 के तहत भारत के किसी क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को सौंपने वाला पहला संशोधन अधिनियम था। तो इसमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो कथन 2 सही है, पहला गलत है। कथन 1 गलत क्यों है? क्योंकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमा का उल्लेख संविधान की पहली अनुसूची में किया गया, ना कि दूसरी अनुसूची में। प्रश्न है, नए राज्यों के गठन के मामले में निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन सी सही नहीं है। इस तरह के कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन माना गया है। कथन 3 गलत है। अनुच्छेद 4 कहता है कि ऐसे परिवर्तनों को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता है। प्रश्न है कि किसी विदेशी राज्य को भारतीय क्षेत्र सौंपने के उद्देश्य से विधेयक के लिए निम्न की आवश्यकता होती है। तो इसका उत्तर होगा संसद के विशेष बहुमत। एक्सप्लेनेशन में कहता है कि बेरूवादी यूनियन मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समाप्ति सौंपने से अलग है, क्योंकि सौंपने से भारतीय क्षेत्र का एक हिस्सा कम हो जाता है जो किसी राज्य का हिस्सा है, इसलिए राज्य का अनुसमर्थन आवश्यक है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में नहीं मिलता? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारत एक राज्यों का संघ है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय क्षेत्र के आंतरिक परिवर्तनों से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 3। इसे पॉज करके आप देख सकते हैं। प्रश्न है कि क्या संसद इंडिया का नाम बदलकर भारत कर सकती है? क्या यह संवैधानिक रूप से वैध है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, संसद को नाम बदलने के लिए संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए? तो इसका उत्तर होगा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन को आप पॉज करके देख सकते हैं। प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन पर निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। पहला होगा एस के धर समिति, फिर होगा जेवीपी समिति और लास्ट में होगा फजल अली समिति। इसे भी आप पॉज करके देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन को।
प्रश्न है निम्नलिखित स्तंभों का मिलान करें। तो इसमें उत्तर इसका बी को दर्शाया गया है। ए का संबंध 3 से है। जेबीपी समिति दिसंबर 1948 को बना। फिर कहता है एस के धर समिति 17 जून 1948 को बना। फिर आता है फजल अली समिति या फजल अली आयोग, ये बना 22 दिसंबर 1948 को। और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। इसे भी आप पॉज करके देख सकते हैं कि किन किन समितियों का क्या क्या कार्य रहा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। कुल रियासतें 565 थी। जम्मू और कश्मीर जनमत संग्रह, जूनागढ़ ऑपरेशन पोलो, हैदराबाद विलय पत्र। निम्नलिखित युग्म सही ढंग से सुमेलित हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। इसका एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। 1947 के दौरान भारत में 565 रियासतें थी। 565 में से 562 शामिल हो गई और 3 रियासतों को एकीकृत किया गया। वे थे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़। 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षरित विलय पत्र द्वारा जम्मू कश्मीर को भारत में एकीकृत किया गया और जम्मू और कश्मीर का संविधान 17 नवंबर 1956 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया और राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। जूनागढ़ और गुजरात की रियासतें थी। इसे जनमत संग्रह द्वारा भारत में एकीकृत किया गया था। जूनागढ़ के लोगों ने भारत में शामिल होने के लिए मतदान किया, जबकि इसके शासक पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। हैदराबाद की बात करें तो यहाँ के निजाम मीर उस्मान अली हैदराबाद को पाकिस्तान में शामिल करना चाहते थे। ऑपरेशन पोलो नामक पुलिस कार्रवाई द्वारा हैदराबाद को भारत में एकीकृत किया गया। इसमें मुख्य भूमिका था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तो इसका उत्तर होगा, चूंकि ऑप्शन को दूसरे पेज में ट्रांसफर किया गया है तो इसका उत्तर ऑप्शन डी है। 1987 में गोवा भारत का 25वां राज्य बन गया, जबकि मिजोरम अरुणाचल प्रदेश 23वां और 24वें राज्य बने। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना, जबकि उत्तराखंड और झारखंड क्रमशः 27वां और 28वां राज्य बने। वर्ष 1972 में मेघालय 21वां राज्य बना। उसी वर्ष मणिपुर और त्रिपुरा क्रमशः 19वें और 20वें राज्य बने और वर्ष 1971 में हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य बना। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। अगले प्रश्न को देखते हैं। 100वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान की पहली अनुसूची में 4 राज्यों और क्षेत्रों से संबंधित प्रावधानों में से संशोधन किया गया। वे 4 राज्य कौन से हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा। प्रश्न है सिक्किम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है ब्रिटिश काल के दौरान सिक्किम एक भारतीय राज्य था जो ब्रिटिश सर्वोच्चता के तहत अहोम नामक एक वंशानुगत राजा के अधीन था। फिर कहता है कि मई 1974 में सिक्किम कांग्रेस ने राजशाही शासन को समाप्त करने का फैसला किया और सिक्किम विधानसभा ने सिक्किम सरकार के अधिनियम 1974 को पारित किया। तो कितने कथन सही हैं? तो इसमें सिर्फ 2 सही है ना, एक गलत है। एक गलत क्यों है कि यहाँ पे होगा चौग्याल, है ना, अहोम की जगह पे यहाँ पे जो शासन व्यवस्था था चौग्याल सिक्किम पर शासन करने वाला वंशानुगत राजा थे। फजल अली आयोग द्वारा पहचाने गए कारकों को पहचाने जिन्हें राज्यों को पुनर्गठन का आधार बनाना चाहिए। 17वां प्रश्न को फिर से देखते हैं कि फजल अली आयोग द्वारा पहचाने गए कारकों को पहचाने जिन्हें राज्य के पुनर्गठन का आधार बनाना चाहिए। तो पहला है देश की एकता और अखंडता का संरक्षण और सुदृढ़ीकरण। दूसरा है भाषाई और धार्मिक एकरूपता। तीसरा है वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक विचार। चौथा है कि प्रत्येक राज्य में लोगों के कल्याण की योजना और संवर्धन पूरे राष्ट्र की तरह कमजोर है। तो कितने कथन सही है? तो इसका उत्तर होगा केवल 1, 3 और 4। इसका एक्सप्लेनेशन को आप देख सकते हैं। 18वां प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों और उनके गठन के वर्ष में मिलान करें। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, नागालैंड 1963 को, सिक्किम 1975 को, हिमाचल प्रदेश 1971 को और छत्तीसगढ़ 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित स्तंभों का मिलान करें। सही उत्तर होगा ए, ऑप्शन ए होगा। क्या कहता है 10वां संशोधन अधिनियम 1961 जो था वो संबंधित था दादर और नगर हवेली से। 12वां संशोधन अधिनियम 1962 था, ये संबंधित था गोवा दमन द्वीप से। फिर आता है कि 14वां संशोधन अधिनियम जो कि 1962 को ही हुआ था, ये संबंधित था पौंडीचेरी से। और 69वां संशोधन अधिनियम 1991 ये संबंधित है नई दिल्ली से। तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन। ये था क्लास 2 MCQ भारतीय राज्य व्यवस्था से। अगले दिन हम लोग देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था का क्लास 3। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।